हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज अपने एक नई वीडियो में आ गए हैं। आज मैं आपको केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है वो दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन दोस्तों जो क्लास 10th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाउ टू बैलेंस एन केमिकल इक्वेशन। मतलब कि दोस्तों केमिकल इक्वेशन है उसको क्यों बैलेंस किया जाता है और कैसे बैलेंस किया जाता है। तो दोस्तों अपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले ये देख लेते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन जो है उसको बैलेंस क्यों किया जाता है। दोस्तों आपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोस्तों आपने यह पढ़ा होगा क्लास 9th में, केमिस्ट्री का ही वह चैप्टर था एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अब तो वह है पता नहीं है भी नहीं क्योंकि क्लास 9 का सिलेबस ही चेंज हो गया है। अब दोस्तों ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी यह क्या कहता है, यह अपना यह कहता है कि इसके अंदर क्या नहीं होता, इसके अंदर जो मास जो मास है अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जो मास है, मास कैन नॉट नाइदर बी क्रिएटेड। मतलब कि मास को अपने ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही अपने मास को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कि ना ही अपने मास को खत्म कर सकते हैं और ना ही अपने मास को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी को दोस्तों अपने बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। परंतु उससे पहले यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्यों किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर अपना ये है कि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपने पढ़ा है, इसके अंदर ये बताया है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इसकी वजह से अपने को केमिकल इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करना पड़ता है। ये दोस्तों आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए दोस्तों अपने कोई एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ली है कि C प्लस में O2 CO2, C प्लस में O2 और CO2। अब दोस्तों इसको अपने को बैलेंस करना है तो बैलेंस करना आना चाहिए। किस प्रकार से करते हैं देखिए, ये दोस्तों अपने को पता है कि ये जो C है वो क्या है, यह है अपना कार्बन, यह है दोस्तों अपना कार्बन, और जो अपना यह O है ये क्या है, ये है दोस्तों अपना ऑक्सीजन। यदि आपने एलिमेंट्स याद नहीं किए हैं तो वो दोस्तों आप याद कर लेना। 30 तक तो दोस्तों नेसेसरी है 10th के लिए। अब दोस्तों ये CO2 है तो ये अपना क्या बन जाता है, यह अपना बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाता है दोस्तों, ये अपना बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब दोस्तों मैं कार्बन और ऑक्सीजन को मिला देता हूं तो एक न्यू प्रोडक्ट बनकर आता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोल देते हैं। अब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड बोल तो देते हैं परंतु इसको अपने बैलेंसिंग करना है। तो दोस्तों बैलेंसिंग के लिए आपको आपकी एनसीईआरटी में इस प्रकार से आपको चार्ट बनाना है। इस प्रकार से आपको क्या बना लेना है, एक चार्ट बना लेना है। इसमें दोस्तों आपको लिखने हैं, क्या लिखने हैं मैं आपको अभी लिखवाने वाला हूं। देखिए पहले तो आपको लिखना है कि कार्बन, यानी यहाँ पे आपको लिख देना है कि रिएक्टेंट साइड और ये है अपनी प्रोडक्ट साइड, ये रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड। अब दोस्तों यहाँ पे अपने को लिख लेने हैं एलिमेंट्स के नाम। इस प्रकार से यदि मैं आपको इजी वे में बना के ही बता देता हूँ। अभी मेरे दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, एक इस प्रकार की एक टेबल बना लेनी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बना के बता रहा हूँ। इस प्रकार से दोस्तों आपको एक टेबल बना लेनी है। उसके अंदर दोस्तों आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है एलिमेंट, यानी कौन से एलिमेंट की बात की जा रही है। और दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है रिएक्टेंट और यहाँ पे आपको लिखना है प्रोडक्ट, यहाँ पे रिएक्टेंट यहाँ पे प्रोडक्ट। अब दोस्तों एलिमेंट्स अपना कौन कौन से हैं, यानी अपने पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं तो आइए देख लेते हैं। पहला है अपने पास में कार्बन, तो आपने यहाँ पे कार्बन का C लिख देंगे। दूसरा है अपने पास में ऑक्सीजन और दूसरा अपने यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देंगे। अब दोस्तों देखिए रिएक्टेंट साइड में कितने एटम हैं, यहाँ पे कार्बन कितना है, यानी ये रिएक्टेंट साइड है, ये अपनी कौन सी साइड है, ये अपनी रिएक्टेंट साइड है और ये अपनी प्रोडक्ट साइड है। मतलब रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितना है, एक कार्बन है, तो अपने रिएक्टेंट साइड में कार्बन लिख देंगे 1 कार्बन। अब अपने प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में
अपने पास कार्बन कितना है, प्रोडक्ट में भी कार्बन अपने पास 1 है, तो यहाँ पे भी अपने 1 लिख देंगे। अब अपने ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितनी है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में है 2, तो यहाँ पे अपने 2 लिख देंगे। और अगर प्रोडक्ट साइड की बात करें तो प्रोडक्ट साइड में भी अपने पास 2 है, तो यहाँ पे अपने 2 लिख देंगे। अब दोस्तों बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग का मतलब कि इक्वल इक्वल करना। दोस्तों ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपने इक्वल इक्वल आ रहे हैं, मतलब कि दोस्तों ये जो अपनी इक्वेशन जो है कार्बन प्लस में ऑक्सीजन अपनी कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, यह अपनी क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अपने नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों हम अपने इसको जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल है H, और यहाँ पे है अपने पास में ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर अपने बनाते हैं वाटर। तो दोस्तों ये न्यू प्रोडक्ट आ गया। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि एक ऐसी टेबल बनानी है, एक आपको क्या करनी है, ऐसी टेबल बनानी है। इसमें दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है रिएक्टेंट, यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिखने हैं एलिमेंट्स के नाम। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम। एलिमेंट अपने पास में है, एक तो है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। अब देखिए बात, अब अपने को क्या करना है, अब रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है 2, ठीक है, और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन है 2। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए H2O, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2, यानी प्रोडक्ट साइड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। अब यदि बात करूं मैं प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे है ऑक्सीजन 1, यहाँ पे है ऑक्सीजन 1। अब दोस्तों ये हाइड्रोजन तो इक्वल है, पर ये ऑक्सीजन इक्वल नहीं है, मतलब कि जो ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट वाली साइड है वो इक्वल नहीं है, मतलब कि मेरे को इस प्रोडक्ट को 2 बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं किस प्रकार से बना सकता हूँ, यदि दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए यदि मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मतलब कि ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यह अपना क्या आ गया 2, तो ये और ये अपने इक्वल आ गए। अब दोस्तों जैसे ही मैं इसको ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये जो हाइड्रोजन है वो पहले से ही 2 है और 2 और हो जाते हैं, तो मतलब कि जो हाइड्रोजन है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये हाइड्रोजन है पहले से ही 2 है और 2 और आ गए, तो मतलब कि ये तो हाइड्रोजन 4 हो गए। अब इस साइड में क्या है, इस साइड में हाइड्रोजन है 2, तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तो दोस्तों अपने इक्वल इक्वल आ जाते हैं। तो मतलब कि इसकी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो अपनी क्या आ गई 2H2O। हां, ये दोस्तों अपनी इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। दोस्तों इस प्रकार से अपनी क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपने को इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। अब दोस्तों आपको मैं जल्दी जल्दी करके बताता हूं, आपको क्या बनानी है, टेबल बनानी है। यहाँ पे लिखना है रिएक्टेंट, यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखना है एलिमेंट। अब आपको क्या देखना है, पहले देखना है। अब दोस्तों हाँ एक बात और, अब इनके जो सिंबल हैं वो भी अलग अलग दिए हुए हैं, यानी इनके जो सिंबल दिए हुए हैं ये अपना सोडियम का है, ये क्लोरीन का है, तो इस प्रकार से ये अलग अलग सिंबल दिए हुए हैं। तो दोस्तों अपने को अलग अलग सिंबल ही लिखने पड़ेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे Na लिखता हूँ, फिर अपने पास में है एक क्लोरीन, फिर अपने पास में है एक Ag, और फिर अपने पास में है N, फिर अपने पास में है O। दोस्तों इतने सारे हैं, यदि आपको एमसीक्यू में पूछा जाए तो आप इस प्रकार से करोगे तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। इसीलिए दोस्तों अपने को क्या करना है, इस प्रकार से सारणी नहीं बनानी है। यदि दोस्तों ये तो अपने शॉर्ट ट्रिक से करना है, यदि एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तब दोस्तों अपने को कैसे करना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे है यहाँ पे है दोस्तों Na, मतलब कि सोडियम, यानी यहाँ पे एक सोडियम है और यहाँ पे भी एक सोडियम है, मतलब कि सोडियम सोडियम बैलेंस हो गई। अब इसी प्रकार से क्लोरीन, यानी क्लोरीन भी यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी क्लोरीन एक है, मतलब ये भी अपने बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे है Ag भी अपना एक है और Ag भी अपना एक है, ठीक है, ये भी बैलेंस हो गए। अब दोस्तों अपना क्या है NO3, ये भी NO3 है और ये भी NO3 है, मतलब ये सारी की सारी केमिकल इक्वेशन क्या है ऑलरेडी बैलेंस है। तो अपने यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह क्या है, यह एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने को ये देख लेना है कि आपने यदि एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आपने डायरेक्ट कर सकते हैं कि मतलब कि Na अपना 1 है, यहाँ पे भी Na अपना 1 है, Cl भी अपना 1 है, Cl भी अपना 1 है, Ag भी अपना 1 है और Ag भी अपना 1 है और NO3 इक्वल है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने बैलेंस कर सकते हैं। आइए दोस्तों अपने नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपने को
इस प्रकार से दिया हुआ है। अब दोस्तों इसको बैलेंस करना हो तो आप दोस्तों अपने सारणी बनाएंगे, तो इससे अच्छा आपने इस डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों आपको मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे है Na1 और यहाँ पे है Na2, मतलब कि यदि इसको ये 2 है तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। तो इसको 2 में कैसे बनाऊंगा, इसको 2 में बनाऊंगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो ये भी इक्वल हो जाता है, मतलब 2Na। अब अपनी बात करते हैं SO4 की। SO4 दोस्तों यहाँ पे SO4 इक्वल है, यानी यहाँ पे भी SO4 है, यहाँ पे भी SO4 है। अब दोस्तों H2O यानी 2 हाइड्रोजन, मतलब कि 2 हाइड्रोजन है, मतलब कि 2 Na है, 2 Na है, SO4 है और H2 है, यानी H2 है। अब दोस्तों बात आती है ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। हाँ, अब दोस्तों इसको कैसे करेंगे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये तो SO4 अलग हो गया और ये OH है। अब दोस्तों अपनों ने क्या किया था, पहले तो अपनों ने Na को बैलेंस किया था। पहले दोस्तों मैंने किसको बैलेंस किया था, पहले मैंने Na को बैलेंस किया था। अब दोस्तों Na को बैलेंस करने के बाद मैंने किसको बैलेंस किया, H2 को बैलेंस किया, फिर मैंने SO4 को बैलेंस किया और फिर अपना जो ऑक्सीजन आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4, यानी ये SO4, यानी ये तो अपना पूरा कंबाइन है, यहाँ पे पूरा कंबाइन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है पर यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन है, परंतु दोस्तों यहाँ पे H2 है और यहाँ पे भी H2 है, मतलब कि अपने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही दोनों केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 2Na लगाया और यहाँ पे भी पहले 2Na था, ठीक है, यहाँ पे 2 सोडियम थे, यहाँ पे 2 सोडियम नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। तो दोस्तों ये अपनी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हाँ, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें आपको क्या नाम है केमिकल रिएक्शन देनी जाएगी, उसके आप प्रकार से आप किस प्रकार से करेंगे। देखिए हाइड्रोजन को मैं लिख सकता हूँ H2, क्लोरीन को मैं लिख सकता हूँ Cl2, और दोस्तों यहाँ पे आपने को क्या बताया है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो मैं कैसे यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 2HCl, मतलब कि दोनों की दोनों बैलेंस हो गई, मैंने 2 लगा दिया और HCl लिख दिया। दोस्तों ये अपनी क्या है केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। इस प्रकार से दोस्तों और पूछ जा सकते हैं, जैसे कि ये पूछ लिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। दोस्तों यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है 2 ऑक्सीजन है, परंतु यहाँ पे 1 है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों जैसे ही मैं 2 लगाता हूँ तो ये मैग्नीशियम में 2 हो जाता है, तो इस प्रकार से ये बैलेंस होगी। इसी प्रकार से दोस्तों अपने आगे चलते हैं, तो Ag प्लस में Cl2 AgCl। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पे अपने 2 लगा देंगे, फिर यहाँ पे 2 Ag हो गए, यहाँ पे 2 Ag लगा देंगे, यहाँ चलो अपनी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब दोस्तों इसी प्रकार से ये अपनी इक्वेशन है, मतलब कि जिंक फिर H2SO4, मतलब कि एक जिंक है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, SO4 है, मतलब कि ऑलरेडी ये अपनी क्या है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब दोस्तों इसी प्रकार से यदि आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब दोस्तों जो अपनी केमिकल इक्वेशन थी वो किस प्रकार से अपनों ने बैलेंस की केमिकल इक्वेशन, वो आपको समझ में आई, और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था आपने, जिसमें मास को ना तो अपने क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसकी वजह से दोस्तों अपने को केमिकल इक्वेशन क्या करनी पड़ती है, बैलेंस करनी पड़ती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो अपनी ये छोटी सी वीडियो थी केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है वो आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।